हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का नया लेक्चर चैप्टर नंबर 1 के साथ। बेटा चैप्टर नंबर 1 के 90% टॉपिक इसी 1 घंटे में हो जाएंगे। लेक्चर 12 बजे तक चलेगा, 12 बजे तक सब कुछ खत्म हो चुका होगा। ठीक है जी। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, कितना प्रिपेयर करना चाहते हैं चैप्टर 1 को। ठीक है जी। विदाउट अ फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। सिर्फ काम की बात करते हैं, इतना टाइम ही नहीं है कि टाइम वेस्ट किया जाए। चलो जी। बेटा पहले चैप्टर का नाम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है। सबसे पहले इसी वर्ड से स्टार्ट हो जाते हैं। ऑल्दो सबने कहीं ना कहीं से ज्ञान प्राप्त तो कर ही लिया होगा अब तक कि मैनेजमेंट क्या चीज है। क्या मतलब है मैनेजमेंट का? बेटा मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम निकलवाने की आर्ट, कोई दूसरों से काम निकलवाने की कला को ही मैनेजमेंट बोला गया। और अगर मैं आपको एक बड़ा सिंपल एग्जांपल देकर बताना चाहूं मैनेजर क्या करते हैं, तो मैनेजर बेटा इसी आर्ट को परफॉर्म करते हैं। आप होटल में खाना खाने जाओ या किसी पार्टी को अटेंड कर रहे हो किसी होटल में, पैलेस में, तो आप देखते हो एक मैनेजर है, सारे वेटर्स को गाइड कर रहा है। ठीक है जी। खुद एक प्लेट को भी हाथ नहीं लगा रहा, पर सबको गाइड कर रहा है कैसे सर्व करना है, कैसे प्लेट उठाओ झूठी, कैसे कहां पर रखो, किचन में धुलने में रख के आओ, सब कुछ गाइड करता रहता है। खुद कुछ नहीं करता। क्या कर रहा है वो? दूसरों से काम ही तो निकलवा रहा है। तो मैनेजर की जॉब ही यही है बेटा। मैनेजमेंट है ही यही है, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। लेकिन बेटा ये मैनेजमेंट की ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। मॉडर्न डेफिनेशन में क्या हुआ? डेफिनेशन एज इट इज लगा दी, दो वर्ड नए ऐड कर दिए। आज भी दूसरों से काम निकलवाने की कला ही मैनेजमेंट है, बट वो जो काम निकलवाना है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली निकलवाना है। अब ये क्या दो वर्ड है? एफिशिएंट और इफेक्टिव। बेटा डिफरेंस है, आराम से समझना। एफिशिएंट और इफेक्टिव में फर्क क्या होता है बेटा? एफिशिएंट मतलब होता है विद इन द कॉस्ट काम को निकलवाना, और इफेक्टिवनेस क्या होता है बेटा? विद इन द टाइम काम को निकलवाना। मैनेजमेंट वहीं प्रेजेंट माना जाएगा जहां साइमल्टेनियसली ये दोनों प्रेजेंट होंगे। अगर सिर्फ ये प्रेजेंट हो तो मैनेजमेंट वहां नहीं है, अगर सिर्फ ये प्रेजेंट हो तो मैनेजमेंट वहां भी नहीं है। सबसे पहले एफिशिएंट होने का क्या मतलब है, एक एग्जांपल से इन दोनों बातों को क्लियर कर देता हूं। बेटा एक मैनेजर ने अपने एम्प्लॉइज को कहा कि आपको एक काम करना है, 30 दिन का समय है, 1000 यूनिट बनानी है और 50,000 रुपए तक खर्च कर सकते हो। 30 दिन, 1000 यूनिट और 50,000 रुपए तक खर्च कर सकते हो। बेटा एम्प्लॉइज ने क्या किया? 10 ही दिन में काम निपटा दिया, पर 50 की जगह 80,000 खर्च कर दिए। क्या किया आपने? विद इन द टाइम तो काम निपटा दिया, पर विद इन द कॉस्ट निपटा पाए क्या? नहीं। तो बेटा यू आर बीइंग इफेक्टिव हेयर, यू आर नॉट बीइंग एफिशिएंट। आप एफिशिएंट नहीं थे, ठीक है जी, आप सिर्फ इफेक्टिव थे। और यही मैं एग्जांपल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं कि आपने काम सिर्फ 20,000 रुपए खर्च करके निपटा दिया, जबकि आपको 50,000 रुपए खर्चने की पावर दी थी मैनेजर, 20,000 में निपटा दिया। पर बेटा 30 की जगह दिन ले लिए 45। तो बेटा यहां आपने विद इन द कॉस्ट काम निपटाया, आप सिर्फ एफिशिएंट हो यहाँ पर। ठीक है, यू आर नॉट बीइंग इफेक्टिव हेयर। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में दोनों ही जगह पर मैनेजमेंट नहीं था, मैनेजमेंट ही मिसिंग था। मैनेजमेंट वही माना जाएगा जहां ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली मिल जाएं, एक जगह पर मिल जाए। आई होप मैंने ये सबसे छोटा सा बेसिक सा कंसेप्ट बिल्कुल शुरू में ही क्लियर कर दिया। अब मैं बेटा शुरुआत करूंगा कुछ मुश्किल कंसेप्ट के साथ और धीरे धीरे आसान की तरफ दौड़ाऊंगा आपको। ठीक है जी, पहले मुश्किल मुश्किल बातें करते हैं, फिर आसान आसान बातें करेंगे। बेटा सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। सबसे लास्ट में 3 टॉपिक दिए गए हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस, देन मैनेजमेंट एज एन आर्ट, और उसके बाद मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। 3 टॉपिक दिए गए हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं बात करता हूं मैनेजमेंट एज अ साइंस की। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं बेटा, आपको शॉर्टकट यूज ही नहीं करने। ठीक है जी। आप मैनेजमेंट को एमजीटी नहीं लिखेंगे, मैं लिख सकता हूं, मेरे को अलाउड है यहाँ पर। ठीक है जी। गलती से भी आपको ना अपनी प्रैक्टिस में ना ही बोर्ड के पेपर में ऐसा कुछ लिखना है। अब बेटा 2-3 बातें पहले मैं बता देता हूँ इस टॉपिक को करना कैसे, सभी आराम से सुन रहे हैं इस चीज को। बेटा जब भी ये पेपर में टॉपिक आए,
आपको क्या करना होगा, इसका मतलब है मैनेजमेंट ऐसा साइंस का कि मैं मैनेजमेंट को कंपेयर कर रहा हूं विद साइंस, कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं। तो आपको क्या करना होगा बेटा, सबसे पहले साइंस का मीनिंग बताना होगा, जैसा कि मेरे नोट्स में है। ठीक है जी। उसके बाद हम बेटा साइंस के फीचर लिखेंगे एक एक करके। मान लो मैंने पहला फीचर लिखा, मैं एक बार नाम बोल देता हूं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है जी। उसके बाद मैं देखूंगा बेटा, बताऊंगा फर्स्ट पैराग्राफ में कि साइंस में ये फीचर कैसे प्रेजेंट है, फर्स्ट पैराग्राफ में। उसके बाद बेटा हम पैराग्राफ चेंज करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि मैनेजमेंट में ये प्रेजेंट है या नहीं, दूसरे पैराग्राफ में बताएंगे ये बात लेके। ठीक है जी। फिर सेकंड हेडिंग, साइंस का सेकंड फीचर लिखेंगे, फिर बताएंगे फर्स्ट पैराग्राफ में साइंस में फीचर प्रेजेंट है या नहीं, फिर सेकंड पैराग्राफ में बताएंगे साइंस में कैसे प्रेजेंट है, उसके बाद बताएंगे मैनेजमेंट में प्रेजेंट है या नहीं, नेक्स्ट पैराग्राफ। सेम थर्ड हेडिंग, फोर्थ हेडिंग, फिफ्थ हेडिंग, जितने भी साइंस के फीचर होंगे सभी यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आखिरी में कंक्लूड करेंगे बेटा, लास्ट पैराग्राफ में। कंक्लूजन कैसा होगा, अगर साइंस के सारे फीचर मैनेजमेंट में हुए तो मैं बोलूंगा मैनेजमेंट एक कंप्लीट साइंस है, नहीं हुए तो बोलूंगा मैनेजमेंट साइंस नहीं है। सेम ऐसे ही मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे विद आर्ट, ऐसे ही मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे विद प्रोफेशन। ठीक है जी। अब बेटा सबसे पहली जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं कि आप साइंस का मीनिंग पढ़ लो। एक चीज और, मीनिंग पढ़ते हुए ना बेटा कुछ गलतियां मिलेंगी, जैसे कि हैविंग वर्ड को मैंने लिखा होगा हीविंग। ये मैं आपको बता देता हूं बेटा, मेरे नोट्स में बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, खुद एक्सेप्ट कर रहा हूं। ठीक है जी। और ये कोई अनइंटेंशनल नहीं है, बिल्कुल इंटेंशनल है। क्योंकि बच्चों को ये लगता है बस मुझे नोट्स मिल गए, मुझे किसी गाइड की जरूरत नहीं है, तो ये मिस्टेक मैं करता रहता हूँ और भेजता रहता हूँ नोट्स। जिसको चाहिए भैया जो मर्जी दे दो। अगर आपको हमारी जरूरत नहीं, आपको लगता है आप नोट्स से एक्सेल कर सकते हो, मास्टरी कर सकते हो, तो बेटा करके देख लो एक बार। ठीक है जी। गाइड की जरूरत तो हमेशा ही है। ठीक है जी। तो नोट्स में हर जगह पे गलती है। ठीक है जी। कहीं जगह स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं कहीं मैं पूरा सेंटेंस मिस कर देता हूँ, बैच में बताता हूँ कि कहाँ ठीक करना है। ठीक है जी। अभी फिलहाल आप मीनिंग पढ़ सकते हो साइंस का, साइंस क्या है। चलो जी। आई होप आपने वर्ड पढ़ दिए होंगे सारे। ठीक है जी। अगर कुछ मीनिंग में समझ नहीं भी आया तो उसकी टेंशन मत लो, वो आपको तीनों फीचर में क्लियर हो जाएगा, कोई भी टेंशन मत लो। चलो जी, अब फर्स्ट हेडिंग बढ़ते हैं। हेडिंग का नाम है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। बेटा अब सबसे पहले साइंस में फीचर कैसे प्रेजेंट है ये डिस्कस करना है। अच्छा आपको क्या लगता है, साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है क्या नहीं? क्या साइंस के ऊपर अपने लिटरेचर है या नहीं? क्या साइंस के अपने प्रिंसिपल, अपने थीसिस है या नहीं? क्या लगता है आपको, है कि नहीं? बेटा है साइंस के बहुत सारे प्रिंसिपल। सर खाली प्रिंसिपल की बात ना करो, साइंस एक इतनी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इतना लिटरेचर है कि मैं कह रहा हूं जब पैदा हो तब से पढ़ना शुरू कर दो और जब तक मरो ना तब तक पढ़ते रहो, इतना लिटरेचर है। और तब भी पूरा नहीं होगा, पूरा छोड़ो आधा भी नहीं होगा, इतना लिटरेचर साइंस के ऊपर है। इतने प्रिंसिपल है, इतने थीसिस लिखे गए हैं साइंस के ऊपर। मानते हो साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है? और जो भी प्रिंसिपल साइंस ने दिया सब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं कि क्या करने पर क्या रिजल्ट आएगा। जैसे कि वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करो तो वो इवेपोरेट हो जाए। ठीक है जी। क्या बेटा मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल है? अब मैं देख रहा हूँ मैनेजमेंट में प्रेजेंट है कि नहीं। क्या मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल है, अपना लिटरेचर, अपनी थ्योरी है? बेटा मैनेजमेंट का मतलब अगर कभी समझना है तो आप एमबीए डिग्री को भी समझ सकते हो। बेटा हाँ, बहुत लिटरेचर है, बहुत प्रिंसिपल है, हमने पढ़े हैं इनफैक्ट फेयोल और टेलर के प्रिंसिपल, है ना आपने। और वो भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताते हैं कि क्या करने पर क्या रिजल्ट आएगा। डिवीजन ऑफ वर्क लगाओ, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड लगाओ वरना कंफ्यूजन रहेगी। सर हमने भी पढ़े हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दो। तो बेटा बात बिल्कुल सही है, पहला फीचर जो है मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है जी। अब सेकंड फीचर की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड हेडिंग क्या लिखी है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। देखो बेटा, चाहे प्रिंसिपल मैनेजमेंट का है चाहे साइंस का, ओवर द नाइट कोई प्रिंसिपल बन नहीं गया। वो एक रात में नहीं कोई प्रिंसिपल दे पाया, है ना। कितने एक्सपेरिमेंट लगे, कितनी टेस्टिंग लगी,
कितनी ऑब्जर्वेशन लगी, कितनी फाइंडिंग्स लगी, बहुत लगी। बट एक फर्क है। क्या फर्क है वो? बेटा साइंस के प्रिंसिपल एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट। बट बेटा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल आप सबने उम्मीद करता हूं पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े टेंशन मत लो, थोड़ी थोड़ी बात करूंगा। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल बेटा ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बिहेवियर पे लगते हैं, वो कभी एग्जैक्ट रिजल्ट दे ही नहीं सकते। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, डिवीजन ऑफ वर्क लगाओ, स्पेशलाइजेशन होता है। सर क्या डिवीजन ऑफ वर्क ऑलवेज लीड टू द स्पेशलाइजेशन? मैं हमेशा बैच में पूछता हूँ ये बात, हमेशा? क्या बात कर रहे हो, हमेशा स्पेशलाइजेशन होगा? बेटा कई बार आदमी बोर हो सकता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़नी थी, क्या पता गिर जाए। ठीक है ना जी? बाबू समझाने के लिए एक एग्जांपल दे देता हूँ, थोड़ा सा तेज तेज बढ़ता हूँ। जैसे कि बैंक का काम है बेटा, टोटल वर्क को आपने आइडेंटिफाई किया, डिवाइड कर दिया स्मॉलर टास्क में। ठीक है जी, एक टास्क बनाया कि बस आप करेंसी काउंट करोगे। ठीक है, ये डिवीजन ऑफ वर्क किया। अब कहा जाता है डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू द स्पेशलाइजेशन। एक आदमी सिर्फ नोट ही काउंट करेगा, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीने हो गया, 4 महीने हो गए, उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पेशलाइजेशन होगा। ठीक है, मैं मान गया, बिल्कुल होगा स्पेशलाइजेशन। हमेशा होगा? कोई आंसर करो मुझे। ऐसा हो सकता है बेटा 6 महीने के बाद उसे लगे, एक दिन बैठा हुआ यार क्या एक जैसा काम कराते थे, बड़ा बोर हो रहा हूँ, उसकी एफिशिएंसी बढ़नी थी, नोट गिनने की स्पीड बढ़नी थी, बल्कि और कम हो गई। ऐसा भी हो जाता है। तो क्योंकि ये प्रिंसिपल ह्यूमन बीइंग पर लगते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पर लगते हैं, जो बेटा हर आदमी का अलग है। 700 करोड़ लोग हैं, 700 करोड़ ह्यूमन बिहेवियर है, कि हमेशा एक जैसा रिजल्ट, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं दे सकते, इसलिए ये फीचर प्रेजेंट नहीं माना जाता। ठीक है जी। थर्ड वन, यूनिवर्सल वैलिडिटी। बेटा कहीं ना कहीं साइंस के प्रिंसिपल होल्ड ट्रू इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। बेटा वो यूनिवर्सली वैलिड है, हर सिचुएशन में वैलिड है। ठीक है ना जी, दुनिया के हर कोने में वैलिड है। लेकिन बेटा मैनेजमेंट के प्रिंसिपल अगेन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बिहेवियर पे लगते हैं, दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उनको सिचुएशन के हिसाब से बदलना पड़ता है। क्यों? एग्जांपल दे देता हूं बेटा। एक प्रिंसिपल है स्केलर चेन, मुझे लगता है आपने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत स्केलर चेन तो पढ़ा ही होगा सबने। ठीक है जी बाबू, स्केलर चेन में दो चेन ऑफ अथॉरिटी है। ठीक है जी, ए को बोला गया आपको हमेशा ऑर्डर लेना है ओ से। ठीक है जी, ये मतलब सुपीरियर का भी सुपीरियर है। ठीक है जी, सी का सुपीरियर बी हो सकता है, बी का ए हो सकता है, ए का ओ है, सबसे बड़ा बॉस यही। ठीक है जी, ए को बोला गया आपको ओ से ऑर्डर लेना है हमेशा। सर सच बताओ, हमेशा? व्हाट इफ की ओ की डेथ हो गई, आप कैसे मॉडिफाई नहीं करोगे सिचुएशन को? मुझे तो बस ये बता दो, हमेशा वाली तो बात ही नहीं आ सकती प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। क्लियर है बात? तो बेटा इनको मॉडिफाई करना पड़ता है सिचुएशन के हिसाब से। या वो एक ऑफिशियल टूर पे बाहर चला गया 3 महीने के लिए, अब ये थोड़ी है ए ऑर्डर ही नहीं लेगा, समवन विल रिप्लेस को, करना ही पड़ेगा आपको। तो बेटा इसी वजह से ये फीचर भी प्रेजेंट नहीं है। दैट्स व्हाई बात बोली जाती है कंक्लूजन में कि मैनेजमेंट क्या है, एक इम्प्योर साइंस है, सोशल साइंस है, सॉफ्ट साइंस है, इन एग्जैक्ट साइंस है। 4 वर्ड है, कभी कभी पेपर में कोई भी आ जाता है। मैनेजमेंट इज अ इन एग्जैक्ट साइंस, इम्प्योर साइंस, सोशल साइंस, सॉफ्ट साइंस। पेपर में स्टेटमेंट आती है मैनेजमेंट इज अ इम्प्योर साइंस, एक्सप्लेन 4 मार्क्स। क्या लिखना है? यही सब कुछ। साइंस का मीनिंग, तीनों फीचर बताने हैं मैनेजमेंट में है या नहीं, कंक्लूड करना है। ठीक है जी। अब मैंने बेटा पहले में तो फिर भी थोड़ा सा टाइम लगा दिया, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, नाम है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब मैनेजमेंट को कंपेयर किया जा रहा है बेटा आर्ट के साथ, कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। आप आर्ट का मीनिंग पढ़ रहे हो बेटा। चलो जी बेटा, आर्ट का मीनिंग हमने पढ़ लिया। अब मैं कहता हूं अगर कोई वर्ड समझ में भी नहीं आया, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन वर्ड आया होगा, ठीक है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी वर्ड आया होगा, आप टेंशन मत लो, सब समझ में आएंगे, फ्यूचर में समझ में आ जाते हैं ये वर्ड। ठीक है जी, जैसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वर्ड आया था साइंस के मीनिंग में, मुझे पता है आधों ने प्रॉब्लम दिमाग में रख ली होगी कि ये प्रॉब्लम आई है मुझे, तो मैंने वहां क्लियर कर दिया आपको, तो मैं सभी वर्ड क्लियर कर दूंगा, आप उसकी टेंशन मत लो।
अब बेटा मैनेजमेंट को कंपेयर कर रहे हैं आर्ट से। बेटा आर्ट का मतलब यहाँ पर है किसी काम को करने की कला। और बेटा एग्जाम्पल के तौर पे आर्ट क्या है, कोई एग्जाम्पल, डांसिंग एक आर्ट है, सिंगिंग एक आर्ट है, टीचिंग एक आर्ट है, एक्टिंग एक आर्ट है, कुकिंग एक आर्ट है, बहुत सारी आर्ट है। मैंने जो 5 बातें बोली इन्हीं से ही एग्जाम्पल फ्रेम कर करके मैं सारी बातें समझा दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं। ठीक है जी। सबसे पहली हेडिंग क्या लिखी गई है, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। बेटा कोई भी आर्ट है, मुझे बताओ उसकी एक थ्योरेटिकल नॉलेज है या नहीं। टीचिंग करनी है इंडिया में, बेटा बीएड करनी है, पहले थ्योरेटिकल नॉलेज है, बीटीसी करनी है। ठीक है जी। बाबू आपको क्या लगता है, सिंगिंग जब आप सीखने जाते हो, किसी को लगता है कि मैं गिटार प्ले करना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है आपके जो गुरु होंगे वो पहले दिन कहेंगे हाँ बेटे गिटार पे बैठ, पहले बेटे लिख, पहले समझ। आपको क्या लगता है ये जितने एक्टर एक्ट्रेसेस आप देखते हो बॉलीवुड में बड़े खुश होके कि इन्होंने सिर्फ प्रैक्टिकल सीखा है, एक बार थोड़ा सा पढ़कर आना जरा, रणबीर कपूर ने न्यूजीलैंड से डिग्री लिया या नहीं लिया। एक्टिंग पे बहुत सारे स्कूल्स हैं जहां पहले थियोरेटिकल नॉलेज है बेटा। ठीक है ना जी। तो कोई आर्ट है बेटा पहले उसकी एक थियोरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल बहुत बाद में आया बेटा। क्लियर है बात। अब बेटा मैनेजमेंट पे थ्योरेटिकल नॉलेज है कि नहीं, ये साइंस का भी पहला फीचर यही था लगभग। मैनेजमेंट पे थ्योरेटिकल नॉलेज है कि नहीं, बेटा किसी फील्ड में एमबीए कर लो, इतना लिटरेचर है, इतना लिटरेचर है, थक जाओगे। खाली मार्केटिंग में एमबीए करने लगोगे ना, एमबीए 2 साल की है, आप पढ़ना चाहो तो बेटा 20 साल लगा सकते हो, इतना लिटरेचर है, इतने ऑथर्स ने लिखा है। ठीक है ना जी। तो भैया जैसे हर आर्ट पे बहुत सारा लिटरेचर मिल जाएगा, बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज मिल जाएगी, तो मैनेजमेंट की हर डिग्री पे मिल जाएगी, हर स्पेशलाइजेशन में मिल जाएगा, बहुत लिटरेचर, थक जाओगे इतना लिटरेचर है। क्लियर है जी बात। सेकंड हेडिंग क्या लिखी गई है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। बेटा देखो आर्ट इज टोटली बेस्ड अपॉन द पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसी आर्ट को कैसा लगाना चाहते हो। मैं कहता हूं दो सिंगर को आप एक ही सॉन्ग बता दो कि आपको ये सॉन्ग गाना है, क्या बेटा एक जैसा गा सकते हैं? दो पब्लिक स्पीकर को, दो टीचर को कह दो कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाना है, क्या बेटा अपनी डेमोन्स्ट्रेशन में सेम होंगे वो कभी? दो डांसर को कह दो यही एक सॉन्ग है इस पे डांस करना है, सेम स्टेप होंगे क्या? आर्ट क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। सीखते सब हैं, सब अपने अपने तरीके से लगाते हैं। ठीक है ना जी। बाबू क्या ये फीचर मैनेजमेंट में है? फर्स्ट तो था, ये फीचर है कैसे? बेटा मैनेजमेंट में भी अब मैं बता देता हूं आपको, ये जो प्रिंसिपल फ्योर टेलर के आप पढ़ रहे हो आज 12th के करिकुलम का पार्ट है, बेटा एमबीए में भी है। बस वहां बेटा लिटरेचर बहुत बड़ा है, वहां एक एक प्रिंसिपल के ऊपर 100 पेज है, एक एक प्रिंसिपल के ऊपर 100 पेज है, पढ़ ही रहे हो आप वहां पर भी। अब एक बात बताओ, अब थोड़ा सा बात मेरे को सेकंड चैप्टर की यूज करनी पड़ेगी, इसको एग्जांपल से थोड़ा क्लियर कर देता हूं। देखो पढ़े ये प्रिंसिपल सबने एक जैसे हैं, जो जो भी मैनेजर बनने हैं। अब एक मैनेजर बना, उसको अपनी जिंदगी में यूनिटी ऑफ कमांड बहुत अच्छा लगा, तो उसने यूनिटी ऑफ कमांड लगाया। लेकिन दूसरे ने क्या किया, फंक्शनल फॉर्मेनशिप लगाया। अब जिन्होंने पढ़ा उनको पता होगा यूनिटी कमांड और फंक्शनल फॉर्मेनशिप कॉन्ट्राडिक्टरी बात करते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं कमांड देने वाला बंदा एक होना चाहिए, फंक्शनल फॉर्मेनशिप कहते हैं वर्कर को 8 फॉरमैन से ऑर्डर लेना है। कितनी बात में डिफरेंस आ गया, पर्सनलाइज एप्लीकेशन है या नहीं दिख रही है। एक मैनेजर यूनिटी ऑफ कमांड से इंप्रेस था वो लगा रहा है, दूसरा फंक्शनल फॉर्मेनशिप से इंप्रेस था वो लगा रहा है। ऐसे डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम और इक्विटी में भी कॉन्ट्राडिक्शन है। एक को डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम अच्छा लगा कि वर्कर मोटिवेट हो, स्टैंडर्ड तो बना के जाए, उसने डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम लगाया। दूसरे ने कहा नहीं यार मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा, मुझे तो इक्विटी अच्छा लगता है, उसने इक्विटी लगाया। लेकिन बात में डिफरेंस आ गया बहुत। क्लियर है जी बात। अब थर्ड हेडिंग पढ़ते हैं बेटा, हेडिंग क्या लिखी गई है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेटा अगेन बात यही है, वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी की बात है। प्रैक्टिस करते जाओ, इतने क्रिएटिव बन जाओगे बेटा कि खुद ही बहुत सारी चीजें डिराइव हो जाएंगी आर्ट में भी। कहने की बात है बेटा, म्यूजिक इज बेस्ड ऑन द 7 बेसिक नोट, सा रे गा मा पा धा नी सा। 7 बेसिक नोट है, बस 7 बेसिक नोट। एक एक गाना आता है, इतने म्यूजिशियन बैठे कितने तरीकों से गा देते हैं, कितने तरीकों से। आज आप डालो एक सॉन्ग, उसके रिमिक्स डालो, ढोल मिक्स, डीजे मिक्स, पता नहीं कितने मिक्स।
ये तो प्रैक्टिस क्रिएटिविटी की बात है। अकेले लता मंगेशकर जी ने 50,000 से ज्यादा गाने गाए हैं, 50,000 से। सोचो तो सही। और कितनी भाषाओं में, अच्छा 12-13 भाषाओं में गाए हैं, कभी मैंने पढ़ा था। सोचो तो सही। सेम चीज क्या मैनेजमेंट में नहीं है? बिल्कुल है बाबू। फ्योन ने प्रिंसिपल कैसे दिए? कैसे दिए प्रिंसिपल? उसने भी 20 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर की पोस्ट पे काम किया। ह्यूमन बिहेवियर इतना ऑब्जर्व किया, इतना ऑब्जर्व किया कि ऑब्जर्वेशन पे प्रिंसिपल देती है। तो बेटा ये काम आप भी कर सकते हो। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी की बात है। आप अपने भी प्रिंसिपल दे सकते हो। आपने 10 साल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, मैनेजर की पोस्ट पे काम किया, इतने लोग हैंडल करे, रोज 1,000 लोगों से मिलते हो, रोज 1,000 एम्प्लॉय के टच में रहते हो, आपने भी ऑब्जर्वेशन पे प्रिंसिपल दे सकते हो। तो तीनों फीचर जो आर्ट में हैं वो मैनेजमेंट में है। इसलिए मैनेजमेंट एक कंप्लीट आर्ट है। ठीक है जी, आगे बढ़ सकते हैं बेटा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट को अब हम कंपेयर करने जा रहे हैं विद प्रोफेशन। ठीक है जी। अब बेटा प्रोफेशन में वैसे तो मुझे बहुत लंबी चौड़ी बातें करनी होती है जब भी मैं प्रोफेशन की बात करता हूँ, पर मैं अपनी चर्चा को थोड़ा सा सीमित रखूंगा। इसलिए ना प्रोफेशन के ना आप एग्जांपल जो आज तक समझ रहे हो वही समझते रहो। आपको लगता है सीए प्रोफेशन है? जी बिल्कुल है। डॉक्टर है? जी बिल्कुल है। ठीक है जी। और लॉयर है? जी बिल्कुल है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ ये बात पार्शली ठीक है, पार्शली ये बात गलत है। ठीक है जी। पर मेरे पास अभी इतना टाइम है कि मैं इस चीज पर ज्ञान दूं। ठीक है जी। तो जो आप समझ रहे हो वही समझ लो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात करते हैं वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है। तो वो प्रोफेशन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है? कोई भी प्रोफेशन है सर, लिटरेचर है या नहीं उसके ऊपर? ठीक है जी। चलो बता देता हूँ, खाली आपको इधर उधर की बातें नहीं करते। और वो सीए फाइनल अगर करनी है ना क्लियर, यकीन मानना जितनी मेरी हाइट है इससे कुछ ज्यादा बुक्स है। यहां तक बुक्स आती है सीए फाइनल की। जब मेरी बुक्स आ रही थी ना तो पुराने टाइम में सिस्टम थोड़े से चेंज थे, पोस्टमैन घर लेकर आता था, पोस्ट से आती थी बुक्स। ठीक है जी। और वो सर पे लाद के ला रहा है 2 बंडल। ठीक है जी। भाई साहब मेरी मम्मी को और मेरी दीदी को बड़ी टेंशन रहती थी कि मनीष तू कर लेगा ना जो वो बुक्स आई। मैंने कहा टेंशन ना लो, अंदर बैठो मस्ती करो, मैंने करनी है, मैं देख लूंगा कैसे होगी। इतनी बुक्स आई थी, मेरी हाइट से कुछ ज्यादा ही थे वो 2 बंडल। तो भाई खाली मैंने अभी सीए फाइनल की बात बताई, और भी है सीए, इंटरमीडिएट भी है, फाउंडेशन भी है। तो भैया लिटरेचर बहुत है किसी भी प्रोफेशन में। ठीक है जी। सब बड़े वेल रिस्पेक्टेड प्रोफेशन। ठीक है। सर मैनेजमेंट में नहीं है क्या लिटरेचर? अभी मैंने साइंस में भी पहली हेडिंग की यही बात करी, आर्ट में भी यही करी, प्रोफेशन में बहुत लिटरेचर है। हर हर स्पेशलाइजेशन में इतना लिटरेचर है कि 70 साल लगा के भी नहीं पढ़ सकते, इतना लिटरेचर लिखा है ऑथर्स ने। क्लियर है बात? ये वाला फीचर तो प्रेजेंट है। सेकंड वन पढ़ना, क्या लिखा गया? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री लिखा होगा सर। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री बेटा प्रोफेशन में आपकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है थ्रू क्लियरिंग एन एग्जामिनेशन। जब तक वो एग्जाम क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी एंट्री नहीं होगी। जैसे कि आप बोल सकते हो लॉयर, अगर आप लॉयर बनना चाहते हो, इस प्रोफेशन में एंट्री चाहते हो, तो जब तक एलएलबी का फाइनल सेमेस्टर क्लियर नहीं होगा तब तक एंट्री नहीं होगी। सीए में सीए फाइनल क्लियर नहीं होगा, एंट्री नहीं होगी। डॉक्टर में एमबीबीएस नहीं क्लियर होगा, एंट्री नहीं होगी। तो कोई ना कोई एग्जाम से आपके एंट्री रेस्ट्रिक्टेड की गई है, वो क्लियर करो तो आ जाओ, प्रोफेशन में बनना नहीं, आपकी कोई जगह नहीं है। ठीक है बेटा। ऐसे ही क्या मैनेजमेंट में प्रेजेंट है? देखो बेटा, इन द मॉडर्न डेज टू आज भी मुझे लगता है ये चीज प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे के दम पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, बड़े बड़े ओहदे लेके बैठ जाते हैं, मैनेजर बन के बैठ जाते हैं, कोई डिग्री नहीं है उनके पास एमबीए, पर मैनेजर कहलाते हैं अपने आप को। नीचे डेजिग्नेशन मैनेजर है। होता है कि नहीं होता? होता है, आज भी होता है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, ठीक है जी, बड़े रजवाड़े बैठे हैं हमारे देश में, जो क्या करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, खुद ही मैनेजर बन के बैठे हैं, बाद में सीईओ एमडी भी बन के बैठ जाते हैं, कोई डिग्री थोड़ी है उनके पास एमबीए की। तो बेटा यहां पर आपकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। आगे बढ़ जाए। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी प्रोफेशनल एसोसिएशन। बेटा हर प्रोफेशन की कोई ना कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, जो बेटा सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट बताती है। जैसे कि मैं एक बात बोल देता हूँ, सीए की प्रोफेशनल एसोसिएशन है आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया सीएस की है।
इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICMI की है। ठीक है जी, वैसे इसका नाम कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट हो चुका, पहले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट था, CWA बोलते, पहले CMA बोलते थे। ठीक है जी। और लॉयर के ऊपर बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ऐसे ही मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA। तो भैया हर प्रोफेशन की कोई ना कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन है, उसको कोड ऑफ कंडक्ट देती है। ठीक है जी, कैसे काम करना है, कैसे बिहेव करना है, क्या रूल्स रेगुलेशन आपके ऊपर लगेंगे। बेटा क्या मैनेजमेंट मैनेजर के ऊपर भी कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है बेटा? ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA, बट इसका मेंबर बनना कंपलसरी नहीं है। सर हमें तो मेंबर बनना ही पड़ेगा। अगर मैं ICI का मेंबर नहीं होऊंगा तो बेटा मैं साइन नहीं कर सकता, मेरी इतनी अथॉरिटी नहीं है कि मैं साइन कर दूं। हमारे लिए तो बिल्कुल कंपलसरी है, जो आपकी प्रोफेशनल एसोसिएशन उसका मेंबर पूरी जिंदगी रहना था, उम्र। लेकिन मैनेजर के लिए जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है इसका मेंबर बनना कोई जरूरी नहीं है, इसके बिना भी आप काम कर सकते हो, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विसेज दे सकते हो। ठीक है जी। तो फोर्थ नंबर पे हेडिंग लिखी गई होगी कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, या इसको वैसे हम अगर एनसीईआरटी की लैंग्वेज में ना यूज करो तो बेटा हमारी भाषा में बोलते हैं प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। ठीक है जी। चलो खैर छोड़ो, हमें तो एनसीईआरटी की भाषा चूज करनी है और वही लिखना है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं बेटा। ICI ने सभी CS को कुछ प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट दिया है, जिसको आप फॉलो नहीं करोगे तो ICI पेनल्टीज लगा सकता है, आपका नाम रजिस्टर ऑफ CS में से काट सकता है, मतलब बहुत खतरनाक खतरनाक पनिशमेंट है। एक आध कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर देता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं। CA कभी ऐड नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। ठीक है जी। ऐड CA का सिर्फ 3 जगह पे मिल सकता है। ठीक है जी, और वो भी मैं आपको बताता हूँ बड़े सीमित दायरे में है। ठीक है जी। आप अपने घर के बाहर एक नेम प्लेट लगा सकते हो। ठीक है जी। आप क्या कर सकते हो, अपने ऑफिस के बाहर एक फ्लेक्स बोर्ड लगा सकते हो, उसका साइज भी डिफाइन है, कलर्स तक डिफाइन है। ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड होता है, कलर बोर्ड तक नहीं लगाने की परमिशन है। अब छोड़ दो और बातें, तो इंक तक डिसाइडेड है। ठीक है जी। और आप अपनी प्रोफेशनल स्टेशनरी पे ऐड कर सकते हो, दैट मींस ऑन द विजिटिंग कार्ड, और या जो ऑफिस की फाइल होती है हम उस पे ऐड कर लेते हैं बस। CA एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता अपनी सर्विसेज का, एडवर्टाइज नहीं कर सकता अपनी सर्विसेज को। तो मैंने आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट बता दिया, बहुत सारे लगते हैं। ठीक है, 26-27 इंच जो लगते हैं। ठीक है, एक समझ में आ गया, बस आपके लिए जितना जरूरी है उतनी बात ही करते हैं। ठीक है जी। बेटा मैनेजर्स, बेटा जब मैनेजर्स के लिए अपनी प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर बनना ही कंपलसरी नहीं है, तो इनके कोड ऑफ कंडक्ट मानने क्यों जरूरी होंगे? जब जिसके लिए मेंबर बनना ही कंपलसरी नहीं है, क्या वो कोड ऑफ कंडक्ट मानता होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो बीच के तीनों फीचर ही प्रेजेंट नहीं थे, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री प्रेजेंट नहीं था, देन प्रोफेशनल एसोसिएशन, देन एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, तीन फीचर प्रेजेंट नहीं है। लास्ट है सर्विस मोटिव। बेटा कोई भी प्रोफेशन हो उसका मोटिव सर्विसेज देना है सोसाइटी को, बेस्ट टू बेस्ट, पैसा कमाना नहीं। अब आप कहोगे यार डॉक्टर्स पैसा नहीं कमा रहे या CA लॉयर्स पैसा नहीं कमा रहे, भाई कमा रहे हैं, पर्पस पैसा कमाना नहीं है, वो तो बाय प्रोडक्ट है। आप सोसाइटी को बेस्ट सर्व कर रहे हो तो बाय प्रोडक्ट के तौर पे आ रहा है। अब आधो की तो अस्सी छूट गई होगी चीज में। हाँ भाई जो भी है यही है, लेकिन मोटो सर्विस ही है। ठीक है जी बाबू। और मैनेजमेंट में, सर मैनेजमेंट में फीचर प्रेजेंट है। मैं आपको बता देता हूँ, आप MBA स्पेशलाइजेशन किसी भी फील्ड में करो, किसी भी फील्ड में, ये कंपलसरी है कि आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक किताब पढ़नी पड़ेगी। आपको यही सिखाया जाता है कि कल को आप जाकर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करेंगे, आपको उनको बेस्ट गाइड करना है कि सोसाइटी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उनको बेस्ट सर्विसेज देनी है। तो ये फीचर प्रेजेंट माना जाता है। फर्स्ट एंड लास्ट फीचर प्रेजेंट थे, बीच के 3 फीचर प्रेजेंट नहीं थे। तो हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन, नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। ठीक है, मैनेजमेंट कोई फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है। सबसे काम के 3 टॉपिक मैंने करा दिए। अगर मेरे हिसाब से पेपर बनना हो तो इन तीनों में से कुछ ना कुछ बात इस बार भी बोर्ड के पेपर में होगी। ऑल्दो मुझे तो पेपर नहीं बनाना, ठीक है जी, मेरी एक्सपेक्टेशन से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है जी, आप हर टीचर का गेस्ट मांगते रहते हो, थकते नहीं हो। ठीक है जी सर, इससे कुछ हासिल नहीं हो जाने वाला। जिसने पेपर बनाया वो क्या सोचता है, ये इंपॉर्टेंट है।
हम क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना जी, फिर भी चलो ट्रेंड है इंपॉर्टेंट बताने का तो हम भी बता देते हैं, पर हमारी एक्सपेक्टेशन से कुछ होता नहीं है। चलो खैर, वापसी करते हैं बेटा। अब मैं सबसे शुरू के टॉपिक कर आ रहा हूँ, पहले कुछ आसान आसान, ठीक है जी, फिर देखते हैं बेटा। वैसे अब मेरे को लगता है जितना पोर्शन बचा है वो सारा आसान ही बचा है, ठीक है। चलो खैर, इधर देखना सब उत्तर, सब सामने देख रहे हैं बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। बहुत ही प्यारा टॉपिक, बहुत ही आसान टॉपिक, अगर ये लड्डू ना लूट पाए तो मुझे बड़ा दुख होगा, ठीक है। ये लड्डू ना लूट पाए ना तो मेरे से ज्यादा दुखी कोई नहीं होगा। चलो खैर करते हैं बात बेटा। आपने ना ये ट्राइंगल देख लिया होगा, शुरू में ही देख लिया होगा साल के, ठीक है, हर टीचर ने बना दिया होगा बोर्ड पे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, इसके बाद होता है जीरो लेवल, ठीक है जी, जिसको हम बोलते हैं वर्कर लेवल। लोअर लेवल को कुछ लोग ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं, कुछ लोग सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखना, कभी ये डायग्राम ऐसे ना होने पाए बेटा, ये बेवकूफी होगी। सुंदर लगे ना लगे, ट्रायंगल ही है, ठीक है। ये बेवकूफी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि बेटा ये अपने आप में ट्रायंगल ये भी बता रहे हैं कि ये छोटा ट्रायंगल है टॉप लेवल का, कि यहाँ बहुत कम लोग काम करते हैं, ये ट्रायंगल बड़ा हो गया, यहाँ लोग ज्यादा काम करते हैं और यहाँ और ज्यादा काम करते हैं, और अगर कभी मुझे डायग्राम को सही करने का मौका मिले तो मैं ये भी कर दूंगा, ठीक है जी। सच मायने में ये ऐसा होना चाहिए, खैर लेकिन वर्कर पर ये ट्रायंगल नहीं बनाया जाता है, इसे हम जीरो लेवल का पार्ट मानते हैं। क्लियर है जी बात? तो वो टॉप लेवल पर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करो तो 12 ही लोग काम कर सकते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बात करो तो। अब बेटा कैसे पेपर में क्वेश्चन आया करता है, ट्रेंड क्या है, आपको एक डेजिग्नेशन दिया जाता है, कुछ भी कह सकता है, जीएम कहता है मिस्टर एक्स किसी कंपनी में जीएम है, आप उनके फंक्शन स्पेसिफाई कर दो। बेटा अब पहले तो ये पता होना चाहिए ना, जीएम टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, तभी तो फंक्शन की बात आएगी। और मैं कहता हूं अगर आपने ये गलत लिख दिया कि वो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल, किसी ने आगे देखना भी नहीं कि क्या लिखा है, खत्म, ठीक है ना। तो डेजिग्नेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। चलो खैर, मैं आपसे एक एक करके बात करता हूँ बेटा। सबसे आसान बात करता हूं आपके लिए, मिडिल लेवल पे सारे मैनेजर्स आते हैं, दो को छोड़ दो। कौन से दो? कल भी बात करी थी क्लास में बेटा। सबसे पहला नंबर है जीएम का। सारे मैनेजर्स जनरल मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, तो अगर आप सारे मैनेजर किसी पर्सन को रिपोर्ट कर रहे हो, ऑब्वियसली वो आपसे बड़ी रैंक पर बैठा है। जीएम, जनरल मैनेजर, और बेटा एक नंबर आता है फर्स्ट लाइन मैनेजर, वो लोअर लेवल पे काम करता है, ठीक है जी। मैं अपने टाइम में इसको कैसे याद रखता था, मैं ऐसे याद रखता था, फर्स्ट लाइन मैनेजर जिसका लाइन में नंबर पहला है, लाइन में नंबर इसका पहला है, यहीं से शुरू हो रही है लाइन, ठीक है जी। शुरुआत में नौकरी करने जाओगे यहाँ नहीं बैठ जाओगे सीधा बेटा, आपका लाइन में नंबर पहले, फर्स्ट लाइन मैनेजर हुआ, ठीक है जी, फर्स्ट लाइन मैनेजर। और जीएम ऊपर बैठा है, बाकी सारे मैनेजर यहाँ है। अब बाकी सारे मैनेजर में क्या आ जाता है, जो आप सोच सकते हो, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंटिंग कंट्रोल मैनेजर, इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजर, जो मर्जी सोच लो, फैक्ट्री मैनेजर, जिसका भी नाम लगा दो, सारे मैनेजर आगे मिडिल लेवल पे। सबसे आसान बात कर रहा हूँ। उसके बाद बात आती है प्लांट सुपरिंटेंडेंट। बेटा अगर कभी वर्ड आए ना सुपरिंटेंडेंट, तो सुपरिंटेंडेंट लोअर लेवल पे काम करता है, लेकिन वर्ड है प्लांट सुपरिंटेंडेंट, वो मिडिल लेवल पे काम करता है। सारे मैनेजर और प्लांट सुपरिंटेंडेंट, मुझे लगता है इतनी बात याद रह सकती है, ठीक है, ठीक है। टॉप लेवल पे कौन काम करता है? तो वो टॉप लेवल पे काम करते हैं जितने भी तगड़े लोगों के नाम मूवी में सुने, क्योंकि मूवी में तो हल्की बात कोई करता ही नहीं है आपसे, ठीक है जी। कौन? बेटा सीईओ, सीएफओ, सीओओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, एमडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लो, मैंने सारी बात कर दी। एक तो लिखा हुआ है जीएम, जनरल मैनेजर। सीईओ क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर भी बोलते हैं कुछ लोग। सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। काम की बात बता देता हूँ, कंफ्यूजन कौन क्रिएट करता है? ये
और पेपर में टीचर्स के रडार पे रहने वाली चीज है ये। प्रेसिडेंट बच्चों के दिमाग में लगता है अच्छा बड़ी पोस्ट है, जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट लिख कर देता है बच्चों को लगता है अच्छा वाइस है ये तो नीचे ही होगा प्रेसिडेंट के, अच्छा इसे तो मिडिल लेवल पे लिखता हूँ। ये आपकी ऐसी थिंकिंग काम नहीं आएगी बेटा, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने छोड़ दिया सब लोअर लेवल है, चाहे मैं कहूँ सुपरवाइजर लोअर लेवल, मशीन ऑपरेटर वही है, इंस्पेक्टर वही है, फॉरमैन वही है, जो कुछ मैंने छोड़ दिया सब लोअर लेवल, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता। ठीक है उत्तर जी, आगे बढ़े। अब फंक्शन की बात करें बेटा, टॉप लेवल के फंक्शन बता दो जी। टॉप लेवल के फंक्शन सर मेरे से आसान तरीका किसी के पास हो तो मुझे भी बताना, मेरे पास मुझे लगता है सबसे आसान है। करो बात बेटा, आपने पूरे साल भर में मुझे लगता है पोस्ट डीसी का नाम 1000 बार सुन लिया होगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है जी। तो भैया मैं ना पोस्ट डीसी में से डी हटा रहा हूं, ये टॉप लेवल के फंक्शन है, खत्म होगी कहानी, ठीक है जी। अब मैं बता देता हूं लिखना क्या। प्लानिंग से बनेंगी दो हेडिंग, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज। बेटा पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करना, लॉन्ग टर्म गोल सेट करना टॉप लेवल का काम है, डन, ठीक है जी। सेकेंड हेडिंग क्या बनाई हमने, फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज, सारी मेजर पॉलिसीज टॉप लेवल खुद बनाता है, खत्म। दो फंक्शन बिल्कुल अच्छे से क्लियर। ऑर्गेनाइजिंग का नाम ही, हेडिंग भी ऑर्गेनाइजिंग ही डाली है बेटा। ऑर्गेनाइजेशन में आप फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेंगे या डिविजनल स्ट्रक्चर, कितने फंक्शंस में बांटेंगे अगर फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेंगे, या कितने डिवीजन में बांटेंगे अगर डिविजनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करेंगे, इट इज डिसाइडेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है जी। उसके बाद स्टाफिंग में हेडिंग बनेगी की अपॉइंटमेंट्स, की मतलब मेजर अपॉइंटमेंट। देखो आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, वैसे ज्यादातर अपॉइंटमेंट एचआर करता है, मिडिल लेवल की पोस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बोलते हैं, ठीक है जी। मैंने बोला मैनेजर कहीं पर भी आ जाए, क्या आना है मिडिल लेवल, ठीक है, मिडिल लेवल ही करता है। अब इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि टॉप लेवल कोई अपॉइंटमेंट नहीं करता। अब खुद समझो, मैं कहूं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एचआरएम की ही पोस्ट वैकेंट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ही नहीं है, आज उसकी रिक्रूटमेंट है, कौन करेगा, ऑब्वियसली टॉप लेवल। बड़ी पोस्ट ही अपने हाथ में ही रखते हैं, चाहे फाइनेंस मैनेजर हो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हो, सभी तगड़ी पोस्ट ये खुद ही हैंडल करते हैं, ठीक है जी। तो की अपॉइंटमेंट्स कौन करेगा, टॉप लेवल, ठीक है जी। और बेटा कंट्रोलिंग मतलब मॉनिटरिंग, बेटा जिन लोगों की आपने अपॉइंटमेंट करी है उनकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कौन करेगा, आप खुद ही करेंगे। या ऑर्गेनाइजेशन, इसी चीज को आप इसी सेंस में भी लिख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने जो लॉन्ग टर्म गोल सेट करे उसको आप मॉनिटर करोगे पूरे हो भी रहे हैं नहीं, दोनों तरीके से लिखी जा सकती है कंट्रोलिंग हेडिंग, ठीक है बेटा। आई होप बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। इससे आसान कोई बता सकता है क्या, बताओ आप, इससे आसान कोई टॉपिक है तो बताओ, आगे बढ़े। मिडिल लेवल के फंक्शन क्या है बेटा, दो तीन बातें तो कट कॉपी पेस्ट है, इधर देखो। यहाँ पहली हेडिंग क्या थी, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, यहाँ लिखना डिटरमाइनिंग डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। बाबू आप अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, जो जो भी डिपार्टमेंट आपके हिस्से में है, आप प्रोडक्शन मैनेजर हो तो आपके हिस्से में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अब अपने डिपार्टमेंटल गोल सेट करो। परचेस मैनेजर हो तो परचेस डिपार्टमेंट आपके हाथ में है, उसके गोल सेट करो, डिपार्टमेंटल गोल्स। यहाँ बेटा सेकंड हेडिंग क्या थी, फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज। बेटा ये क्या करते हैं, ये रेकमेंडेशन देते हैं रिवाइज करने के लिए, रिव्यू करने के लिए पॉलिसीज को, बेटा टॉप लेवल है, ठीक है जी। आपसे ऊपर बैठा है, ऑर्डर नहीं दे सकते, आप उसको रेकमेंड करते हो, सर ये पॉलिसी को एक बार जरा रिव्यू कर लेते, इसमें ना कुछ कमी है, ये रिवाइज कर देते इसको, ठीक है जी। फ्रेमिंग और पॉलिसी उनका फंक्शन है, आपका फंक्शन है उनको रेकमेंडेशन देना, क्लियर। अब दो बातें तो आपको समझ में आ गई, मैंने कितनी आसानी से खत्म कर दी। तीसरी हेडिंग बनाया लिंक, मिडल लेवल इज द लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल, ठीक है जी। चौथी हेडिंग आप बना सकते हो कम्युनिकेशन, लिंक से ही रिलेटेड है। चौथी हेडिंग आप बना सकते हो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में आप क्या कम्युनिकेट करते हो बेटा, टॉप लेवल के ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस आप लोअर लेवल को बताते हो,
लोअर लेवल की प्रॉब्लम, ग्रीवेंसेस, सजेशंस ये पास ऑन करते हो टॉप लेवल तक। ठीक है जी। और लास्ट हेडिंग, पांचवे फंक्शन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। बेटा लोअर लेवल को काम कौन असाइन करेगा? आप। फॉरमैन क्या करेगा, कौन सा फॉरमैन क्या करेगा, कौन सा इंस्पेक्टर क्या करेगा, आज किसकी ड्यूटी कहां लगानी है, सब मिडिल लेवल डिसाइड करेगा। ठीक है, बहुत आसान, इससे भी आसान कुछ है बाबू। उसके बाद लोअर लेवल के फंक्शन, वैसे तो बेटा मैंने बैच में जिस दिन सुपरविजन कराया था मैंने कहा था लोअर लेवल के फंक्शन खत्म हो गए, तो चलो मैं फिर भी बता देता हूँ। लिंक और कम्युनिकेशन वाली हेडिंग कॉपी पेस्ट। ठीक है जी। कैसे लिखोगे? लोअर लेवल इज द लिंक बिटवीन मिडल लेवल एंड द वर्कर्स। ठीक है जी। कम्युनिकेशन में क्या करोगे? मिडल लेवल के ऑर्डर इंस्ट्रक्शन आप पास ऑन करते हो वर्कर तक, वर्कर की प्रॉब्लम, सजेशन, ओपिनियन, ग्रीवेंसेस सब पास ऑन करते हो मिडल लेवल को। तो हेडिंग तो सेम। उसके बाद असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी आप इसमें भी लिख सकते हो कि लोअर लेवल असाइन करता है ड्यूटी वर्कर को। तीन लिख सकते हो, तीन डन। इसका डिसिप्लिन, चौथी हेडिंग, वर्कर आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, आपकी जिम्मेदारी होगी। पांचवी, सेफ्टी, वर्कर की सेफ्टी का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी होगी, कोई एक्सीडेंट ना कर जाए। ठीक है जी। सिक्स्थ नंबर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग आप देते हो इनको, लोअर लेवल ही डायरेक्ट टच में है वर्कर के, काम कौन सिखाएगा? आप ही सिखाओगे भैया। ठीक है जी। क्लियर बात। एक और हेडिंग भी बन सकती है, क्वालिटी आउटपुट। बेटा ये जो, या सुपरविजन भी हेडिंग बन सकती है, जितनी मर्जी हेडिंग बना लो, लोअर लेवल के बहुत सारे फंक्शन है बेटा। आप इनके डायरेक्ट टच में हो, आप ही देखोगे ना कि आउटपुट क्वालिटी का बना भी रहे हैं या नहीं। क्लियर है बात? सारे फंक्शन डन, इजी वन। आगे बढ़ सकते हैं, चलो जी बेटा। अब यहां से सिर्फ 5 से 7 मिनट का लेक्चर रह गया। ठीक है जी। और मैं मेजर पोर्शन करा चुका हूं आपको, 5 से 7 मिनट का तो और खत्म हो जाएगा। मैं छोड़ के आ रहा हूँ मैनेजमेंट के फीचर इंपॉर्टेंस नहीं करा रहा, कोऑर्डिनेशन के फीचर नहीं करा रहा, सबसे बच्चों वाली बातें मैंने छोड़ी है जो हर जगह पढ़ी होगी आपने, और मुझे एक्सपेक्टेशन भी कुछ नहीं है इनमें से कुछ आ रहा। सच बात तो ये है। ठीक है जी। पर मेरे सोचने से कुछ नहीं होता, आप 100% करके रहना। ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है बाबू। चलो बात करते हैं अब हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटा मैनेजमेंट के 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव हैं, सामने देखना। ऑब्जेक्टिव या गोल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेटा पहले नंबर पे आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, या कुछ लोग इसको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। देन बेटा हमारे आते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, देन आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखो मैनेजमेंट ये नहीं कहता सिर्फ पैसा कमाए जाओ खुश हो जाओ, वो कहता है सोसाइटी के भी ऑब्जेक्टिव पूरे होने चाहिए और एम्प्लॉय के भी होने चाहिए। एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ये बेटा 3 है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। ठीक है जी। तो मैनेजमेंट शुरू में देखो, पहले दिन ऑर्गेनाइजेशन खोली, पहले दिन मैनेजमेंट ये नहीं कभी सोचता कि भैया हो गए 1 अरब के मालिक हो गए, ठीक है जी, 500 700 वर्कर हो गए, ठीक है जी, 2 3 4 फैक्ट्रियां होंगी, ऐसे पहले दिन कोई नहीं सोचता ऐसा। पहले दिन आप सोचते हो कि बस मैं इतना रेवेन्यू कमा लूं कि मेरी कॉस्ट कवर होती रहे, दैट मीन सर्वाइवल हो जाए, बस टिक जाए मार्केट में, कि इतना आ रहा है कि कॉस्ट निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट नहीं है, तो बस मार्केट, थोड़ी सी मार्केट में पकड़ बननी चाहिए, मार्केट कैप्चरिंग स्टार्ट होनी चाहिए। पहले दिन ऐसे सोच होती है। जब काफी टाइम तक ये सोच होती है, जोमेटो इतने टाइम तक लॉस मेकिंग कंपनी रहा है, ठीक है ना। अब जब प्रॉफिट कमाएगा, अरबों में होंगे, लाखों में नहीं होंगे। कितने यूजर समझते हो आप जोमेटो के? कितने डेली ऑर्डर समझते हो? तो उसने कह दिया ना, 8 रुपए 10 रुपए प्लेटफॉर्म फीस है जो अब चार्ज करनी शुरू कर दी, या डिलीवरी के चार्जेस 20 रुपए है। अब सोच लो, एक एक ऑर्डर पे 30 30 रुपए कमाएगा तो क्या कर सकता है एक दिन में ही? एक साल सोचो ना, समझ सकते हो बेटा। तो अब शुरू में आप सर्वाइवल चाहते हो, उसके बाद कुछ टाइम के बाद आप चाहते हो प्रॉफिट, मतलब अब मैं इतना रेवेन्यू कमाऊं जो मेरी कॉस्ट से बढ़ाओ, दैट मीन्स अब मेरे लिए भी बचना चाहिए। और जब ये होने लगता है, फिर हम चाहते हैं ग्रोथ। और ग्रोथ को ना बेटा मेजर करने का कोई स्पेसिफाइड तरीका नहीं है, हर इंसान ने अपने तरीके से ग्रोथ को मतलब बताया।
कोई कहता है जी मैंने जब बिजनेस शुरू किया तो मैं लाख रुपए कमाता था, आज मैं करोड़ कमाता हूँ, तो मेरी ग्रोथ हुई है। ठीक है जी, ये ग्रोथ हो सकती है, इंक्रीज इन प्रॉफिट। ठीक है जी, कोई कहता है जब मैंने मतलब बिजनेस शुरू किया तो मेरी 20 लाख की सेल थी, आज 20 करोड़ की सेल है, ये ग्रोथ है। सर इंक्रीज इन सेल भी ग्रोथ होती है, इंक्रीज इन प्रॉफिट भी ग्रोथ होती है। कोई कहता है जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे 20 गज में फैक्ट्री थी, आज मेरे पास 4 फैक्ट्री हैं कहीं बीघों में, क्या ये ग्रोथ है? बिल्कुल ग्रोथ है। कोई कहता है मैंने काम शुरू किया 2 वर्कर थे मेरे पास, आज मेरे नीचे 200 लोग काम करते हैं, क्या ये ग्रोथ है? ग्रोथ है। प्रॉफिट में इंक्रीज होना, सेल्स में इंक्रीज होना, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉय, इंक्रीज इन नंबर ऑफ फैक्ट्रीज, इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ डायमेंशन, सब ग्रोथ है ये। तो एक स्पेसिफाइड तरीका नहीं है ग्रोथ को बताने का। ठीक है जी, अब ये पैसे वैसों की बात तो कर ली बहुत, अब आ जाओ बेटा सोशल ऑब्जेक्टिव। बेटा मैनेजमेंट ये भी चाहता है कि सोसाइटी का भी भला होता है। अब आपने जितने भी सोशल ऑब्जेक्टिव कभी भी सुने सब चिपका सकते हो यहाँ पे। ठीक है जी, जब प्लांटेशन ऑफ ट्री हो या पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना हो, या से नो टू प्लास्टिक बैग, ठीक है जी, नेशनल इंटीग्रेशन, प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस, जो कुछ पड़ा है कहीं पे भी सब लिख सकते हो, सब इसके एग्जांपल। ठीक है जी, इसके बाद मैनेजमेंट ये भी चाहता है बेटा कि एम्प्लॉय के पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो। बेटा जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसके अपने भी तो पर्सनल गोल्स होते हैं, और आपको पता है बेटा दुनिया में 99% एम्प्लॉय एक ही चीज से सेटिस्फाई होते हैं, पैसा। 1% वो भी है जो नॉन मॉनेटरी चीजों से सेटिस्फाई होते हैं, पर डायरेक्टिंग में हम इन चीजों की बात थोड़ा सा डिटेल में कर लेंगे। ठीक है ना जी, हम बेटा उन्हें मॉनेटरी इंसेंटिव भी देते हैं, नॉन मॉनेटरी भी देते हैं, ताकि उनका सेटिस्फेक्शन बना रहे, तो उनके पर्सनल गोल भी अचीव कराते हैं। ठीक है जी, डन। बहुत सिंपल टॉपिक, बढ़े आगे। बेटा उसके बाद आज का लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। बस 2-3 मिनट में हम खत्म कर चुके हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले मैं हमेशा इस चीज को ऐसे ही शुरू करता हूँ, कोऑर्डिनेशन है क्या ये पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन क्या बेटा? यूनिटी अमंग एक्शन। बेटा जब आपके एक्शंस में यूनिटी दिखेगी तो सच में पता लगेगा कि हाँ कोऑर्डिनेशन प्रेजेंट है, जिसको आप तालमेल बोल सकते हो। ठीक है ना जी, ये कई बार हम बेटा कोई रियलिटी शो देख रहे हैं, मान लो एक डांस शो है, एक ग्रुप डांस कर रहा है 20 लोग, हम कहते हैं यार क्या कोऑर्डिनेशन था, अगर किसी ने स्टेप ऐसा करा तो भाई 20 लोगों ने लाइन से ऐसा किया, मुझे तो क्या कमाल कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, मैं इस चीज को ऐसे भी बताता हूँ हमेशा कि मान लो ए बी और सी को सहारनपुर सिटी से देहरादून जाना, ठीक है जी, डिसाइड हुआ जी 9 बजे पीर पे मिलेंगे एक जगह है, ठीक है जी, और बोल दिया कि 10 बजे मिलेंगे सब। ये 10 बजे आके खड़ा हो गया, बी 10 बज के 10 मिनट पे आया, और सी 10 बज के 25 मिनट पे आया, क्या आप कोऑर्डिनेशन में थे? नहीं थे। और ना होने से क्या हुआ? वेस्टेज ऑफ टाइम। ऑर्गेनाइजेशन में बेटा अगर आप कोऑर्डिनेशन में नहीं होते ना, तो रिसोर्सेज की बर्बादी होती है, टाइम की वेस्टेज होती है, पैसे की भी वेस्टेज होती है कोऑर्डिनेशन में ना होने से। ठीक है जी, अब पहली बात बेसिक मतलब कोऑर्डिनेशन का मैंने समझाने की कोशिश करी, एग्जांपल ऐसा दे दिया पूरी जिंदगी फिट रह सकता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्लियर रहेगा। अब बेटा 3 बातों से मैं इसकी इंपॉर्टेंस को क्लियर करता हूं। पहले साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा अच्छा मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जैसे 2 लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन बिठाना आसान है? 2 लोग ही तो हैं, बिठा सकते हैं कोऑर्डिनेशन, बिठा सकते हैं, आसान है। बाबू अगर ये काउंटिंग 5 हो जाए तो थोड़ा सा मुश्किल हुआ, 2 के कंपैरिजन में मुश्किल। अच्छा ये 10 हो जाए तो, अच्छा ये 100 हो जाए तो, 1000, 10,000, लाख, दिख रहा है? तो बेटा कहता है जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन साइज में बढ़ेगी, साइज में बढ़ने से मतलब यहाँ सिर्फ एक ही बात है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में बढ़ेगी, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाएगी, मुश्किल होगा कोऑर्डिनेशन में। बहुत सिंपल बात, क्लियर हुई बात? देन बेटा सेकंड हेडिंग इज फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? बेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो 3 ही फंक्शन है मेन, परचेज, प्रोडक्शन और सेल्स। ठीक है, अभी कोऑर्डिनेशन बिठाना आसान, मैंने क्या किया एक फंक्शन और ऐड कर दिया, मार्केटिंग, थोड़ा मुश्किल हुआ, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इन्वेंट्री कंट्रोल। तो जैसे जैसे फंक्शन में ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस और बढ़ेगी, और मुश्किल होगा बिठाना। क्लियर? एंड लास्ट हेडिंग इज स्पेशलाइजेशन।
बेटा अब ना स्पेशलाइजेशन पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आराम से सुन लेना। मान लो आप फैक्ट्री मैनेजर हो, कहाँ काम करते होंगे? मिडिल लेवल पे। आपके नीचे एक मशीन ऑपरेटर काम करता है, कहाँ काम करता है? लोअर लेवल पे। ये जो मशीन ऑपरेटर है ना यार, बड़ा स्पेशलाइज्ड आदमी है। हमने एक मशीन इंपोर्ट करी थी जर्मनी से, ठीक है जी, चलानी इसको ही आती है, इसी को आती है, मशीन ऑपरेटर है, यही सिखाएगा सारे। अब बेटा जब ये जो स्पेशलाइजेशन का जमाना आ रहा है ना, इसने कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ा दी है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये कहता है मैं हूँ स्पेशलिस्ट, मुझे आता है, मैं तो फैक्ट्री मैनेजर का नहीं लूंगा ऑर्डर। यार लेकिन तेरा तो बॉस है वो फैक्ट्री मैनेजर है, उसका ऑर्डर कैसे नहीं लेगा तू? बेटा ऐसे लोग ना आइसोलेशन में काम करना चाहते हैं, कहते हैं हम नहीं लेते ऑर्डर किसी का, आता ही काम मुझे, मैं अपने हिसाब से सिखाऊंगा वर्कर को, मैं क्यों सुनूं उसकी। तो कहता है जहां जहां स्पेशलाइजेशन आएगा आएगा वहां वहां कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि वहां कोऑर्डिनेशन बिठाना होगा सच में बहुत मुश्किल, क्योंकि स्पेशलिस्ट लोग सिर्फ अकेले काम करना चाहते हैं, वो आइसोलेशन में काम करना चाहते हैं, अपनी मन मर्जी से काम करना चाहते हैं। क्लियर है बात? जो मैंने छोटे छोटे टॉपिक छोड़ दिए हैं, कोशिश करना आज ही पढ़कर खत्म कर। ठीक है जी, नोट्स मिल ही चुके हैं सबको। इसके अलावा बाबू लोहा बहुत गर्म कर दिया मैंने। एक कहावत है भैया, लोहा गर्म हो गया, अब चोट मारोगे अभी टूट जाएगा। तो मैंने इतना सारा कुछ करा दिया, अभी चोट मार दो अभी टूट जाएगा, अभी पढ़ लो कि खत्म हो जाएगा चैप्टर, आपका तैयार हो जाएगा। मैंने तो सारा पढ़ दिया, अब घर जाके नोट से पढ़ने की जिम्मेदारी आपको थी। ठीक है ना जी? अभी लोहा ठंडा करने के इंतजार मत करना कि उठा लेंगे 15 तारीख को 16 तारीख को जब शेड्यूल में आएगा, ऐसा कुछ नहीं करना, ये सब आज ही पढ़ के खत्म कर लेना। 15 ही मिनट लगेंगे आज, उस दिन 1 घंटा दोबारा लगेगा। ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।